दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 4। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है जर्मन यूनिफिकेशन एंड इटली यूनिफिकेशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ईयर 1848 में यूरोपियन कंडीशंस बहुत तेज़ी से बदलने लगी। कंजर्वेटिव्स लोगों ने नेशनल सेंटिमेंट्स को यूज़ करके स्टेट पावर को बढ़ाने और पूरे यूरोप में पॉलिटिकल कब्जा करने की कोशिश की। जर्मनी एंड इटली में भी यही हुआ। ये दोनों मिलकर नेशन स्टेट्स बनी। जैसे कि हमने पिछले 3 पार्ट्स का कंक्लूजन देखा है कि यूरोप में ज़्यादातर लोग मोनार्कियल सिस्टम को हटाकर नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते थे। जर्मनी में 1848 में मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच में नेशनलिज्म की भावना फैल रही थी, जिसकी वजह से वो सारी जर्मन के अलग अलग किंगडम्स को एक करके नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे, जिसमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो। इन लिबरल मिडिल क्लास के लोगों को मोनार्कियल सिस्टम और मिलिट्री दोनों ने मिलकर बांधने की कोशिश करी, जिसमें उनका साथ दिया पुरशिया के बड़े लैंड ओनर्स ने। इसके बाद हुआ ये कि नेशनलिज्म की भागदौड़ पुरशिया ने संभाली और वहाँ से नेशनल यूनिफिकेशन की मूवमेंट में पुरशिया लीडर बनकर उभरा, जिसमें मेन रोल निभाया पुरशिया के चीफ मिनिस्टर ओट्टो वन बिस्मार्क ने। इन्होंने पुरशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी मदद ली। अगले 7 सालों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए 3 युद्धों में पुरशिया को जीत मिली और नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जनवरी 1871 में पुरशियन किंग विलियम वन को जर्मनी का एम्पीरियर या सम्राट घोषित कर दिया गया। 18 जनवरी 1871 की कड़कड़ाती ठंड में जर्मन स्टेट्स के किंग्स, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स और पुरशियन मिनिस्टर, जिनमें ओट्टो वन बिस्मार्क भी थे, जर्मनी के हॉल ऑफ मिरर्स में इकट्ठे हुए और नए जर्मन एम्पायर को बनाया, जिसके हेड केजर विलियम सेकंड, जो कि पुरशिया के थे, उनको नियुक्त किया गया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये चल क्या रहा है। दोस्तों, उस समय जर्मनी बहुत सारी स्टेट्स में बटी हुई थी, जिनमें पुरशिया बहुत बड़ी स्टेट थी। तो पुरशिया के चीफ मिनिस्टर ओट्टो वन बिस्मार्क यही चाहते थे कि जर्मन की सारी स्टेट्स को जोड़कर एक कंप्लीट जर्मन एम्पायर बनाया जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस पुरशिया का दिखे। ये कंजर्वेटिव्स थे और इसी प्रोसेस को जर्मन यूनिफिकेशन भी कहते हैं, और हुआ भी यही। अब जो जर्मनी कंप्लीट एक नेशन बनकर उभरा, तो इसमें ज़्यादा डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस पुरशिया का ही दिखता था। जर्मनी की करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने पर भी बहुत जोर दिया गया। पुरशिया ने जो कुछ भी किया वो पूरे जर्मनी में बाकी स्टेट्स के लिए एक मॉडल बन के उभरा। आइए अब बात करते हैं इटली यूनिफिकेशन की। जर्मनी की तरह ही इटली में भी बहुत पहले से पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था। जर्मनी की तरह ही इटली भी बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड था। 19वीं सेंचुरी के मिडल में इटली में 7 स्टेट्स थे, जिनमें से सिर्फ एक स्टेट, जो कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट में इटालियन राजघराने का रूल था। इटली के नॉर्थ पार्ट पर ऑस्ट्रियन हैबिसबर्ग्स का रूल था। इसके अलावा मिडल में पोप रूल किया करते थे और इटली के सदर्न पार्ट में स्पेन के बर्बन किंग्स का रूल था। इटालियन लैंग्वेज भी हर जगह नहीं चलती थी। 1830 में जिसेपी मज़ीनी ने पूरे इटली को एक रिपब्लिक नेशन बनाने के लिए एक प्रोग्राम निकाला। दोस्तों, जिसेपी मज़ीनी के बारे में मैं अपने पहले के पार्ट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ही था कि उन्होंने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। दोस्तों, इनकी फाउंड की गई यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी यूरोप के अंदर रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने में काफ़ी सफल हुई। इन्होंने इटली के अंदर इटली यूनिफिकेशन के लिए एक नारा भी निकाला, वन फ्री इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशन। इन्होंने इटली के अंदर रेवोल्यूशनरी इवेंट्स को बहुत सफल बनाया और इटली यूनिफिकेशन में एक अहम भूमिका निभाई। ईयर 1831 और 1848 में रेवोल्यूशनरी इवेंट्स के फेल हो जाने के बाद इटली को एक बनाने की जिम्मेदारी नॉर्थ के सार्डिनिया पिडमॉन्ट के किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ गई। दोस्तों, हुआ ये कि 1859 में सार्डिना पिडमॉन्ट ने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक संधि करी और मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया। लेकिन इस सब के पीछे हाथ था एक आदमी का, और वो था चीफ मिनिस्टर कैवियोर। कैवियोर इस सारे पॉलिटिकल प्लान को सक्सेसफुल बनाने में अमित शाह की भूमिका निभा रहा था। आइए अब बात करते हैं इटली को यूनिफाइड करने की। इटली को यूनिफाइड करने में एक आदमी का रोल और भी था, और वो थे जिसेपी गैरिबाल्डी। जिसेपी मज़ीनी की तरह ही जिसेपी गैरिबाल्डी ने भी इटली यूनिफिकेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने इटली के नॉर्थ पार्ट और इटली के साउथ पार्ट को एक करने में
काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्स गोरिल्ला सोल्जर्स को साउथ इटली में एंटर करवाया। दोस्तों 1860 में ये अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेकर साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलियो के स्टेट्स में एंटर कर गए और वहाँ से स्पेन के रूलर्स को हटाने के लिए लोकल फार्मर्स का सपोर्ट गेन कर लिया। 1861 में जब इटली पूरी तरह से एक रिपब्लिक नेशन बन गया तब किंग विक्टर इमैनुअल II को नए इटली का किंग बना दिया गया। हालांकि ज़्यादातर इटालियन पॉपुलेशन अभी भी पढ़ी लिखी नहीं थी और इसकी वजह से वो नेशनलिज्म के आइडिया को काफ़ी टाइम तक नहीं समझ पाए। तो दोस्तों इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।